हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला से रिलेटेड 2 वीडियो पढ़ा दी, जिसमें स्वर और व्यंजन के अलग-अलग वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके करने के बाद अगर आप ये वीडियो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप अगर देखना चाहते तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा। हमारा प्रैक्टिस कराने का तरीका अलग रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि इस प्रश्न का आंसर बताएं और आगे बढ़ गए। उस प्रश्न से संभावित जितनी भी डिटेल हो सकती है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका अच्छा सा रिवीजन होगा और आपका मल्टीपल रिवीजन होने से वो चीज आपके माइंड में सेट होती चली जाएगी, और यही एक तरीका होता। सो एक बार आप जरूर देखिएगा अगर हमारे चैनल पर नहीं है। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो जैसा कि हमने क्लास में पढ़ाया था कि पहले हम दीर्घ स्वर जानते हैं कि दीर्घ स्वर होते कौन से हैं। देखो, दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? आ, ई, आ, ई, इसके बाद आता है आपका उ, ए, ऐ, ओ और औ, जो कि संख्या में 7 हैं। 3 और 4 7। इनमें से ये जो पहले वाले 3 हैं, आ, ई और उ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। ये होते हैं आपके मूल दीर्घ स्वर। क्लियर? बाकी ये वाले जो स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो 4 हैं, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। क्लियर? ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कैसे हैं? ए जो है वो आ और ई से मिलकर बना है। ऐ जो है आ और ए से मिलकर बना है। ओ जो है आ और उ से मिलकर बना होता है, जबकि औ जो है आ और से मिलकर बना होता है। ये बात आपको समझ में आएगी कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनमें से आ, ई और उ जो है मूल दीर्घ स्वर होते हैं। बाकी ए, ऐ, ओ और औ ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। अब ऑप्शन में चलते हैं कि नहीं ये पूछा है। आपको पता है कि आ, उ और ई ये तीनों आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जबकि आपका ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? यही हमारा तरीका रहेगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको हम बता सकें। क्लियर? तो ये बात समझ में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर? तो देखो, हिंदी में हमारी जो ध्वनियां हैं वो टोटल 52 हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी की ध्वनियां 2 भागों में बटी हैं, जिनमें से फर्स्ट है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आपको पता है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल स्वरों की संख्या मतलब स्वरों की कुल वैसे 13 होती थी, बट अब 11 मानते हैं, 2 हटा दिया गया है। और व्यंजन 41, टोटल 52 वर्ड होते हैं। क्लियर? हाँ, तो ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। इसमें ज्यादा कुछ बताने का था नहीं। अब ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो स्वर कितने होते हैं वो सब ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर हम लोगों ने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा ये जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। सॉरी, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। टोटल स्वर 11 होते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? आ, ई, उ और री, यही आपके मूल स्वर भी होते हैं। मूल स्वर की अगर हम बात करें तो वो भी संख्या में 4 होते हैं और यही आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, क्योंकि ये
एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण के लिए, जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर में क्या होता है, वो स्वर जिनमें दो मात्राओं का समय लगे और ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, फिर एक बार करते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ। ठीक है, जिनमें से ये 3 हम लोगों ने डिस्कस किया था मूल दीर्घ स्वर होते हैं और ये जो 4 होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। प्लुप स्वर वो होते हैं जिनमें उच्चारण के लिए 3 मात्राओं का समय लगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर है, तो सपोज दैट राम एक कोई लड़का है जो हमसे काफी दूर है, उसे हमें बुलाना है, तो हम कहते हैं राम, इस तरह से आ जो करते चले जाते हैं, वो आपका प्लुप स्वर होता है। तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं राम ये। या जब हम ओम का जप करते हैं तो ओम इस तरह से, तो ये 3 मात्राओं का ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो क्लियर हो गया। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन में ये गलत लिखा हुआ है, सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर भी स्वरों की 3 प्रकार होती है। हमारे जीभ के भाग, किस भाग से कौन सा बोला था, इस आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो जीभ का अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग से भी बोला जाता है, जिसे हम अग्रस्वर कहते हैं। क्लियर। जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं वो मध्य स्वर होते हैं, और जीभ के पश्च भाग से जो बोले जाते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक। अग्रस्वर में और मध्य स्वर में, पश्च स्वर में क्या क्या होता है। अग्रस्वर में हम देखें ई, ई, ए और ऐ, ये आपके अग्रस्वर होते हैं, जबकि आ जो है वो आपका मध्य स्वर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आया कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। कहीं ना कहीं ऑप्शन जब करेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये रिवीजन अभी से ढंग से सुनते चलना। पश्च स्वर में आपका होता है आ, उ, उ, ओ और औ। ये आपके क्या हो गए, पश्च स्वर में हो गए। क्लियर। ये आपके क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। क्लियर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक, यहाँ वर्णों लिखा हुआ है, वर्षों नहीं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। देखो, जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वो व्यंजन बनाते हैं। वर्णों के मिलने से व्यंजन बनते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है ना, इनपे इनको बोलने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है हमें, किनकी, स्वरों की। ठीक है, तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है, और स्वर अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक, स्वतंत्र होते हैं, इनको उच्चारण करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। तो स्वर हो गए। अनुस्वर क्या होता है, हमने बताया था कि अयोगवाह, अयोगवाह जो होते हैं वो एक होता है आहा, अंग और आहा, ये आपके दो, जिसे हम अंग वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जबकि आहा वाला जो पीछे दो बिंदी होती है इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्लियर। ये आपका विसर्ग होता है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उच्चारण किससे आदि होता है। ई, ई, चा, छा, जा, झा और उआ, इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है, तालव्य से होता है, मूर्धन्य से होता है, ओष्ठ से होता है। तो देखिए, का वर्ग जो होते हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। चा वर्ग, पांचों वर्ग को याद होना चाहिए, का, चा, टा, ता, पा, इस सीक्वेंस से, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता और पा। ठीक। चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो आपके तालव्य से बोले जाते हैं, तालव्य होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए ये मूर्धन्य होते हैं। ता वर्ग के दंत से बोले जाते हैं, इसलिए ये दंत होते हैं, दांत से बोले जाते हैं। पावर के ओंठों की सहायता से बोले जाता है, इसलिए पावर के व्यंजन जो हैं वो आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर। पावर के व्यंजन जो है आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। सो चावर के किसके अंतर्गत आ गए, तालव्य के। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तालव्य। समझ में। कंठ में कावर्ग,
मूर्धन्य में आपका टावर, ओष्ठ में आपका पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। अभी हम लोग इससे जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं वो कौन होते हैं? स्वर। और ये हेल्प करते हैं व्यंजनों की, तो उसे क्या कहते हैं? वो होते हैं आपके स्वर। क्लियर। विसर्ग आपका बताया था, आ बिंदी वाला व्यंजन आपको पता है कि स्वरों की सहायता से वो लेते हैं। संज्ञा किसी की आइडेंटिटी, जिसका जो नाम उसकी संज्ञा होती है। इनमें दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस किया था दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ये रट जाने चाहिए। ओ और औ सोते बैठते जब भी पूछा जाए आपके मुंह से 7 दीर्घ स्वर निकलने चाहिए। तो इनमें से ये तो तीनों हैं। ए इज राइट आंसर, ये ऑप्शन फिर उसकी मिस्टेक है, तो इसका ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? या, रा, ला और वाह। या, रा, ला, वाह आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से जो या और वाह है, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्लियर। ये दोनों अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अगर इनकी बात करें, और ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए वायु कम निकलती है। और ये दोनों ये चारों ही चारों सघोष होते हैं, क्योंकि इनको प्रोनाउंसिएशन करने पर हमारी स्वर ग्रंथियां जो हैं कंपन करती हैं। क्लियर हो गया। अंतस व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या थे? हो गए। इसमें हाँ, ये रा जो होता है अंतस व्यंजन होता है, इसे लुंठित, ये आपका लुंठित व्यंजन होता है। जबकि ला होता है आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। क्लियर। सो इससे रिलेटेड और होगा, यह आपका बात करें, ये आपका तालब्य से बोला जाता है, तालब्य होता है। रा आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है। ला मूर्धन्य होता है। ला की अगर हम बात करें तो ला आपका दंत होता है, और वह आपका कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ व्यंजन होता है। ठीक। इससे रिलेटेड और कोई नहीं बन सकता। सो इनमें से कौन सा व्यंजन हो गया कि जो आपका अंतस्थ व्यंजन है? या, रा, ला, वाह में वो आपका जो है अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक। अंतस्थ व्यंजन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। इसी तरह से रिवीजन करने का तरीका होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब होता है वायु, और अल्प का मतलब होता है कम, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो जिन व्यंजनों को बोलने से हमारे मुख से कम वायु निकले वो आपके अल्प प्राण होते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। जिस किसी भी आप व्यंजन को बोले अपने मुंह के सामने हाथ रख लें। जब हाथ रख लेंगे, अगर हवा टच हो रही है हाथ पर, फील होता है, बहुत तेजी से हवा आती है, तो वो आपके महाप्राण होते हैं। और अगर हवा टच ना के बराबर हो तो वो आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। तो अल्प प्राण होते क्या है? देखो, वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो आपका अल्प प्राण होता है। जबकि दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। ठीक है। तो ये खा खा अगर बोलेंगे तो ये आपका क्या है? हवा तेज आ रही है तो ये आपका महाप्राण होता है। का खा गा घा, का खा गा घा घा, घा भी आपका क्या है? महाप्राण है, क्योंकि घा आपका चौथा अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है। ऑप्शन मिस प्रिंट है, यहाँ पर ले लो आप, यहाँ पर गा ले लो, और डी वाले में जो ले लो वो ले लो ठा। ठीक। सो गा गा आपका वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। ठीक है। सो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठा बोलने पर ये पहला अक्षर है। नहीं पूछा क्या अल्प विराम? यहाँ ऑप्शन ठा नहीं लेंगे ना, ठा की जगह कुछ और ले लो, ठा ही ले लो। हाँ, क्योंकि टा ठा ठा आपका दूसरा अक्षर है। सो इसका आंसर हो जाएगा गा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, निम्न में से घोष वर्ड कौन से थे? तो घोष का मतलब होता है
तो घोष को ही बोलते हैं सघोष। ठीक, और घोष का मतलब होता है हमारी स्वर यंत्रियों का कंपन करना। तो जिस व्यंजनों को बोलते समय हमारी स्वर यंत्रियां कंपन करती हैं वो आपके सघोष होते हैं, और जिसमें कंपन नहीं करती वो होते हैं आपके अघोष। ठीक, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष होता है, जबकि अंतिम तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका सघोष होता है। क्लियर? अगर हम जा की बात करें, जा आपका वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है, अर्थात ये आपका क्या है, सघोष है। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा, चा आपका अघोष है, का भी आपका अघोष है, क्योंकि ये पहले ही व्यंजन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें, निम्न में ओष्ठ वर्ण क्या है? ओष्ठ आप जानते हैं कि पा वर्ग, पा वर्ग के व्यंजन जो है ओष्ठ होते हैं, क्योंकि ये ओंठों से बोले जाते हैं। अगर हम अपने मुंह को खोल दें, ऊपर ही रोक लें, तो आप पा फा बा भा नहीं बोल पाएंगे जब तक होठ टच नहीं होंगे एक दूसरे से, इसलिए ये ओष्ठ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पा वर्ग के होते हैं और स्वरों में भी होते हैं। ऊ और ऊ की अगर हम बात करें, ये भी आपके क्या है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनको बोलने से होठ टच होते हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये ऊ है ऑप्शन में यहाँ पर। क्लियर? एक तो पावर होते हैं और ऊ भी आपके ओष्ठ व्यंजन होते हैं, वो ओष्ठ स्वर होते हैं। ठीक है, ये स्वरों की बात कर रहे हैं। काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य व्यंजन ऑप्शन में ले लें हा, ना, ठा और उआ, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो काकल्य वर्ड वो होते हैं, काकल्य वर्ड एक ही होता है जिसमें हमने पढ़ाया, हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, हा। हा आपका काकल्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? या का उच्चारण स्थान क्या है? आपको पता है कि या जो होता है वो आपका एक अंतस्थ व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, और अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, वा। जिसमें से या जो है ना वो तालब्य होता है, तालु से बोला जाता है, ये तालब्य होता है। रा आपका मूर्धा से बोला जाता है, ये मूर्धन्य होता है, ये आपका दंत होता है, और वा जो है आपका ओष्ठ होता है। क्लियर? ये सब ऐसे ही लिखते जाए, भले ही एक चीज दो बार लिखनी पड़े, तीन बार लिखनी पड़े, लिखो, तभी तो दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ये आपको फील कितना भी आपको लगता हो कि ये मुझे याद है, अभी तो मैंने पढ़ा था, नहीं, फिर भी आप करो। सो यह आपका क्या हो गया, ये आपका तालु से बोला जाता है, तो ये आपका तालु हो गया, तालु चार स्थान है। रा, रा की अगर हम बात करें, रा जो होता है आपका वर्ष होता है ना, थोड़ा मूर्धा वर्ष होता है, इसको बोलते हैं। रा आपका लुंठित होता है। रा चूंकि, रा चूंकि यारा लावा है, रा आपका सघोष होता है। क्लियर? ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अंतस व्यंजन आपके सघोष होते हैं, और रा आपका अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में आता है। तो रा से रिलेटेड से ये चार चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर ये वर्ष यहाँ पर होगा। ठीक है, सो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, देखो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, वहीं अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन भी संख्या में चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। वहीं ऊष्म व्यंजन की बात करें, शा, सा, सा और हा। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। जो सा जो होता है ये तालु से बोला जाता है, इसलिए तालब हो गया। ये मूर्धन्य होता है, मूर्धा से बोला जाता है, और ये वाला सा दंत सा होता है, ये दांत से बोला जाता है। ये अलग है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही सा अपने आप में अघोष होते हैं। ठीक, सभी ऊष्म नहीं होते, जबकि हा आपका सघोष में आता है, क्योंकि हा बोलने से स्वर इंद्रियां कंपित होती हैं। क्लियर हो गया? और ये चारों ही ऊष्म व्यंजन के जो होते हैं, इनको बोलने से मुख से हवा निकलती है, तो ये आपके महाप्राण होते हैं। क्लियर हो गया? सो कुल संख्या कितनी होगी? चार और चार आठ। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 देखें, ये मिस्टेक है यहाँ पर, दीर्घ लिखा हुआ है, दीर्घ। तो कह रहा है कि जो दीर्घ है ना, इसका वर्ण विच्छेद बताना है। दीर्घ
दीर्घ में पहले आ रहा है द, ठीक। ये जो मात्रा जो होती है जैसे पृथ्वी में हम देखें, ये रा नहीं होता, ये री की मात्रा होती है। तो ये जो नीचे स्थित से होता है जैसे पृथ्वी में देखते हैं या गृह में देखते हैं, तो ये री की मात्रा होती है। तो इसके बाद आएगा री, दीर्घ ग प्लस आ। सो यहाँ प्लस का साइन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बाकी सभी ये गलत है। क्लियर। तो वर्ग विच्छेद ऐसे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, सघोष, सघोष की हमने बात की थी, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है आपका सघोष होता है, जबकि पहला और दूसरा जो है वो क्या होता है आपका अघोष में काउंट किया जाता है। क्लियर। अब पा देखें तो पा तो आपका पहला अक्षर है, तो ये आपका अघोष हो गया। था आपका ता था दूसरा अक्षर है, तो ये आपके अघोष हो गया। पा फा बा, बा आ गया, बा आपका सघोष होगा। क्लियर। और सा आपका अघोष में आता है। क्लियर। सो सी इज राइट आंसर। उष्ण व्यंजन की बात करें, हमने बताया कि उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 होती है, सा, स, ह, सा, ठीक। जिसमें ये वाला सा आपका तालु से बोला जाता है, इसलिए ये तालब्य हो गया, तालब्य सा है। ये मूर्धा से बोला जाता है, ये मूर्धन्य सा होता है। और ये जो सा है दंत से बोला जाता, दांत से बोला जाता है, ये दंत सा हो गया। ये आपका काकल, काकल होता है ना, इसमें स्वरेंद्रियां कंपित होती हैं, इसीलिए ये सघोष भी होता है। ये तीनों जो है अपने आप में अघोष होते हैं। ये चारों ही जितने भी उष्ण व्यंजन है चारों, ये चारों ही आपके महाप्राण होते हैं। क्लियर। सो ऑप्शन देखते हैं क्या है, उष्ण व्यंजन पूछा है, हा हा हा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें, उद्यान, उद्यान क्या पूछा है, जैसे उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस या, नहीं नहीं हो गया ना, प्लस ना प्लस आ। तो उ प्लस द प्लस या प्लस ना, यहाँ पर ये हलंत लगेगा। सो ऑप्शन नंबर एक ही है, ये गलत है, ये गलत है, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत हुए हैं, टा वर्ग में नहीं है। सो इसमें ऑप्शन में लिख लीजिए, पहले में होगा आपका ठा, दूसरे में होगा आपका डा, ढा, डा नहीं ढा, देखो ये होता है डा, ये होता है ढा, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लीजिए आपका धा, और यहाँ पर ले लीजिए ढा। तो टा वर्ग में नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये ता वर्ग का होता है, और ता वर्ग आपके क्या होते हैं, ता वर्ग आपके दंत होते हैं। क्लियर। ता वर्ग आपके दंत होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक, जो कि देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। क्लियर। ये डिवाइड है आपके स्वर और व्यंजन में, जिनमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41, बट मूल व्यंजनों की संख्या की अगर हम बात करें वो आपके 33 है। क्लियर। सो इसका आंसर जो होगा 52। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा इसका। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने का जो तरीका हमारे द्वारा है, हर एक क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल में हमने बताया, ताकि आपको वो चीज़ बार-बार याद हो जाए, माइंड में आपके सेट हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, आपको सोचना भी ना पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ ये प्रैक्टिस पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।